मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक ढांचे का स्वरूप एवं उसके जो कार्य हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या प्रशासनिक स्वरूप था, कौन कौन से पद हुआ करते थे और उनके कार्य की प्रकृति क्या थी। सामंत वर्ग और शासन। शासकों का महत्वपूर्ण सहयोगी वर्ग सामंतों का हुआ करता था, जो या तो शासक की वंश प्रणाली का होता था या दूसरे प्रांत में आकर उनके साथ सहयोग करता था। जिस तरह एक राजा का धर्म देश सुरक्षा के लिए होता है, उसी तरह इन सामंतों को भी इसी सुरक्षा व्यवस्था में अपना हाथ बटाना होता था। इसी के उपलक्ष्य में वे अपने अधिकार की भूमि का उपयोग करते थे। कार्य के और अधिकार के विचार से राज्य के कार्य में सामंत बाधक दिखाई देते थे, किंतु इनकी सेवाएं कई अर्थों में शासक को शक्ति संपन्न बनाने में उपयोगी भी साबित होती थी। राज्य पर विपत्ति आती थी तो वे अपने अनुयायियों सहित राज्य के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे और अपने सेना का जो प्रबंध था वह राजा के लिए किया करते थे। शांति काल में उत्सव तथा त्योहारों में उपस्थित होकर दरबार की शोभा बढ़ाना उनका मुख्य कार्य था, किंतु वे यदि अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते थे तो उनकी जागीर को जब्त भी कर लिया जाता था। इसे जागीर जब्ती कहलाता था। उन्हें कितनी बार जागीर को कम भी कर दिया जाता था। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने और अजय सिंह ने ऐसे जागीरदारों पर प्रतिरोध के नियमों द्वारा शक्ति संतुलन बनाए रखने के कार्य किए थे। मेड़ता के जागीरदारों और बीकानेर तथा उदयपुर के जागीरदारों पर जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे थे, समय समय पर राज्य द्वारा उनके विरुद्ध कदम उठाए गए थे। ये इसके प्रमाण हैं कि किस तरह से जागीरदारों की शक्ति ज़्यादा बढ़ने पर या अमर्यादित व्यवहार होने पर उनकी जागीरों को छोटा कर दिया जाता था अथवा उन्हें जागीरहीन बना दिया जाता था। निर्बल शासकों के समय इस प्रकार की स्थिति और भी अधिक संभावना बनी रहती थी, क्योंकि सामंत सदैव ही इस कोशिश में रहते थे कि उनका प्रभाव जो है वह राज्य में सर्वाधिक रहे। मंत्रियों के कार्य और उसका महत्व। राज सत्तात्मक शासन में भी राजपूताना में राजस्थान में मंत्रिमंडल के उल्लेख मिलते हैं, जिसकी नियुक्ति स्वयं शासक द्वारा की जाती थी। ये कभी वंशानुक्रम से आने वाले सदस्यों से बनाया जाता था, कभी इसमें बाहर के व्यक्तियों की भी नियुक्तियां की जाती थी। इनके वेतन और समय का कोई निश्चित क्रम नहीं था। जो क्रम एक राज्य में था, उस क्रम का होना दूसरे राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की परंपराएं इस मंत्रिमंडल को देखने में मिलती है। मध्यकाल में सारणेश्वर शिलालेख से विदित होता है कि मेवाड़ के अमात्य अर्थात मुख्यमंत्री, संधि विग्रहक, युद्ध और संधि का काम करने वाला, अक्षपटलिक, पुरालेख मंत्री, वंदीपति, मुख्य भाट, बिचगाजीराज, मुख्य वैद्य आदि मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे। सतत युद्ध की स्थिति को इसके सैनिक और शासन कार्य का कोई विभाजन नहीं था। अन्य राज्यों में इसी प्रकार के पद मंत्रियों के पाए जाते थे। विभिन्न मंत्रियों का जो एक प्रशासनिक ढांचा जो था, वो प्रशासनिक ढांचों की जो पदावली है और हायरार्की है, वो इस प्रकार से रही है। प्रधान। मुगलों के आगमन से और उनसे संधि होने के अथवा उनके दरबार के संपर्क में आने से राजस्थान के शासन में कुछ बदलाव आए और खास तौर पर कुछ नए पदों का सृजन भी इस व्यवस्था में देखा जाता है। पुराने पदों को मुगल ढंग का कहा जाने लगा। जो पद प्राचीन परंपरा के अनुसार बने रहे, उसमें प्रधान पद बड़े महत्व का था। वह राजा से दूसरी श्रेणी में आता था, सेकंड ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट। सैनिक और न्याय संबंधी कार्यों में उसकी सहायता राजा के लिए महत्वपूर्ण होती थी। महाराणा रायमल का प्रधान पंचोली हिम्मत था। सांगा के समय गिरधर पंचोली प्रधान पद पर था। उदयपुर का प्रधान शाह आशा था, जो प्रताप का बामाशाह। अमर सिंह के समय में प्रधान को मुख्यमंत्री कहते थे और वह डूंगर शाह था। राज सिंह के समय में प्रधान को मंत्री प्रवर कहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि उनके जो नाम है
वह भी राज्यों के अंदर बदलने की डेजिग्नेशन जो है उसको भी बदलने की परंपरा रही थी। जोधपुर राज्य में प्रधान पद पर आडवा ठिकानेदार के लिए वंश परंपरागत था। महाराणा विजय सिंह के समय इस पद को आसोप ठाकुर के लिए निर्धारित कर दिया गया था। मानसिंह के समय में पोखरन के ठाकुर इस पद को धारण करते थे। वो पदाधिकारी साधारण शासन तथा सैनिक शासन के अधिकारों का भोक्ता होता था। मारवाड़ और अन्य राज्यों में भूमि अनुदानों का पर प्रभाव के हस्ताक्षर होना जरूरी था। उत्सव अथवा सवारी के अवसर पर प्रधान शासक के ठीक पीछे बैठता था और एक अच्छे प्रधान के लिए एक अच्छा शासक और चतुर दरबारी होना एक गुणात्मक रूप से में प्रायोरिटी पर था। इसे माना जाता था कि दीवान के अंदर प्रधान के अंदर ये गुण आवश्यक रूप से होने चाहिए। इस तरह प्रधान का जो पद था वह विभिन्न राज्यों के अंदर राजा के बाद में दूसरे नंबर का हुआ करता था, जिसके अंदर जो राजा की शक्तियां होती थी उन राजा की शक्तियों का एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधान का पद माना जाता था। दीवान कहीं प्रधान की व्यवस्था में और कहीं प्रधान के न रहते हुए राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी दीवान हुआ करता था, जो मुख्य रूप से अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। जहां प्रधान नहीं होते थे, दीवान प्रधान का कार्य भी करते थे। इन पदाधिकारियों में कामों के मुख्य रूप से आर्थिक कार्य, कोष और कर संग्रह के कार्य थे, अर्थात राजस्व संबंधी सारा कार्य दीवान के द्वारा संपादित किया जाता था। उनके नीचे कई कारखाने, प्रांत के दरोगा, रोकड़िया, मुंशी, पेशकार आदि हुआ करते थे, जो कि उनके विभाग का कार्य करते थे। हर विभाग के सभी कार्यों के विवरण उनके पास आते थे, उसका ब्यौरा रखा जाता था और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता था। इनसे संबंधित सभी पक्षों की वह आदेशशाही शासक के रूप में करता था और शासक के सम्मुख सभी आंकड़े रखे जाते थे। इसके आदेशानुसार उनके उत्तर भेजना था उसका प्रमुख कार्य था। राज्य की नियुक्तियां, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से संबंधित निर्णय भी उसकी सम्मति के बिना नहीं हुआ करते थे। उनकी स्वतंत्र मुहर होती थी जिस पर उसका नाम खोदा जाता था। तो ये प्रधान के बाद में हम देखते हैं कि जो दीवान का जो पद है वो दीवान का पद भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा था और दीवान को सारे विशेष रूप से आर्थिक अधिकार संपन्न पद का नाम दीवान हुआ करता था और उसकी स्वयं की अपनी एक मुहर होती थी जिसके द्वारा वह अपना प्रशासनिक कार्य संपादित करता था। बख्शी भी राज्य का प्रभावशाली मंत्री होता था। वह मुख्य रूप से सेना विभाग का अध्यक्ष होने के नाते सेना के वेतन, रसद, सैनिकों के शिक्षण, सैनिकों की ट्रेनिंग एवं उनके अनुशासन आदि की देखरेख करता था। वेतन संबंधी पत्र उसके विभाग के प्रधान या दीवान के कार्यालय में जाते थे। राजा का विश्वास पत्र होने से सभी गुप्त मंत्रणा में वह शामिल किया जाता था और सभी शासन कार्यों में भी उसकी सहायता ली जाती थी। इसके कार्य संबंधी बातों का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह पशु संबंधी रोगों का निदान करता था और उनका उपचार भी करता था। संभवतः सैनिक अध्यक्ष होने से उसे पशु चिकित्सा में भी विशेषज्ञ होना पड़ता था, क्योंकि सेना के अंदर अधिकतर घुड़सवार सेना होती थी और उसके बारे में उसकी विस्तृत जानकारी होना उसका आवश्यक था। उसके निकट सहायक अधिकारी नायब बख्शी कहलाते थे। खबरनवीस और किलेदार भी इसके अधीन होते थे। खबरनवीस और किलेदारों के माध्यम से वह अपनी सैन्य व्यवस्था की व्यवस्था करता था और किले की सुरक्षा का प्रबंध भी बख्शी के द्वारा किया जाता था। राज्य के अंदर जितने भी किले होते थे उन किलों की किलेदारी करवाना, फौजदारी करवाना, इन सभी के ऊपर प्रशासनिक रूप से दखल बख्शी की हुआ करती थी और युद्ध के समय में सैन्य विन्यास का पूरा दायित्व बख्शी का हुआ करता था और विभिन्न जागीरदारों से संपर्क करके, विभिन्न जमींदारों, सामंतों से संपर्क करते हुए उस सेना का एकत्रित करना युद्ध की स्थितियों में और शांति की स्थितियों में अपनी सेना के द्वारा कहीं पर भी कोई विद्रोह हो तो उसको दबाने का कार्य करना, ये मीर बख्शी के अंतर्गत आते थे। खानसामा वैसे तो यह दीवान के अधीन होता था, किंतु राज परिवार के प्रत्येक
अधिक पास होने से वह सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाने लगा था। इसके सुपुर्द निर्माण कार्य, वस्तुओं का क्रय, राजकीय विभागों के सामान और खरीद फरोख्त का कार्य इसके द्वारा किया जाता था। राजप्रसाद और राज दरबार से संबंधित सभी व्यक्तियों और कार्यों से उसका संबंध होता था। उपहारों में दिए जाने वाली वस्तुओं का संग्रह उसे करना होता था। इसका ईमानदार होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि सभी जरूरी वस्तुओं को बनवाना, उनका संग्रह करना, उन्हें खरीदना, उनका वितरण करना, ये सारे अधिकार इस पद के अंतर्गत ही आते थे और राज्य के सभी कारखानों से उसका सीधा संबंध हुआ करता था। तो इस तरह से ये खानसामा जो है, खानसामा का पद वित्तीय दृष्टि से और वितरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः यहाँ पर एक विश्वस्त व्यक्ति को ही रखा जाता था, क्योंकि यह भी सीधे सीधे राजा के संपर्क में रहता था और दीवान के माध्यम से अपने सारे प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देता था। कोतवाल जन सुरक्षा और शांति संबंधी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल का उल्लेख मिलता है। उनके मुख्य कार्य चोरी डकैती का पता लगाना और वस्तुओं के दामों को निर्धारण करना, नाप तोल पर नियंत्रण रखना, चौकसी का प्रबंध करना, मार्गों की देखभाल करना, साधारण झगड़े निपटाना आदि था। मुगल कोतवाल कार्यों में राजस्थान के कोतवाल के कार्यों में बहुत समानता थी। जैसे कि इनको कस्बे में शहर की ओर से हर वक्त इनको दौरे करने पड़ते थे और अपने गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें ये पता करना होता था और अपनी उपस्थिति के लिए, अपने दौरों के लिए उन्हें एक दीपक रखना होता था। इसके अभाव में ऐसे व्यक्ति पर दंड कर दिया जाता था और हिरासत में रखकर उसकी जांच की जाती थी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की जमानत देता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। इस तरह कड़ा अनुशासन और घोर अपराधों या चोरी को कम करने के लिए ही था। ये कोतवाल की जो व्यवस्थाएं थी, वो कोतवाल का सबसे बड़ा जो कार्य था वो था नगर नियोजन था। और नगर के अंदर चोरी की, अनुशासनहीनता की वारदातों को रोकने के लिए कोतवाल को दंड की शक्तियां भी प्राप्त थी और कोतवाल विभिन्न छोटे मोटी बातों पर अपनी दंड प्रक्रिया के द्वारा भी उनका निदान किया करता था। कोतवाल सीधा जनता से जुड़े होने के कारण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि इसका सीधा संपर्क जो है वो जनता से रहता था। अतः जनता से सीधे जुड़े होने के कारण से राजा का प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग कोतवाल के रूप में हुआ करता था। खजांची राज्यों में खजांची होते थे, जो कोष रखने और रुपए जमा करने का ब्यौरा किया करते थे। मेवाड़ में इस अधिकारी को कोषपति कहते थे। उसका विवेकी होना, गुणवान होना और मर्मज्ञ होना जरूरी था। उसका यह धर्म भी माना जाता था कि वह खर्च करने के अलावा कुछ रकम इस प्रकार बचाए रखे जो कि एक रिजर्व रकम हो, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर या आपातकाल के समय अथवा जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगान कम हो, उस समय वह राज्य के हित में उसका विनियोजन कर सके। अतः खजांची के लिए यह महत्वपूर्ण बात थी कि युद्धकालीन परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाकालीन परिस्थितियों में राज्य का जो प्रबंध है वह आर्थिक दृष्टि से हो, इस हेतु धन का ठीक ठीक ढंग से विनियोग करना यह खजांची का एक महत्वपूर्ण कार्य था। और इसके साथ ही आरक्षित धन की व्यवस्था करना, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य अपना निर्वाह कर सके। तो खजांची का पद भी एक महत्वपूर्ण पद था और इसके ऊपर राज्य के आर्थिक प्रबंधन का जिम्मा खजांची पर था। अन्य विभागीय छोटे मोटे विभाग के अधिकारी हुआ करते थे, जैसे कि डाक चोरी डाक प्रबंधक कहलाता था। दरोगाए शायर दान वसूली किया करता था और शरीफ अर्थ विभाग का सचिव होता था। वाकाए नवीस सूचना भेजने के विभाग पर कार्य करता था। दरोगाए आबदार खाना पानी का दरोगा होता था। दरोगाए फराश
खान सामान के विभाग का अध्यक्ष होता था। दरोगाए नक्कार खाना बाजे और नगाड़ों के विभाग के ऊपर कार्य किया करता था। इनके अलावा जावर खाना, शिकार खाना, दारू खाना, अस्तबल, गौशाला आदि पर भी विभागीय अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो इनसे संबंधित विभागों का कार्य चलाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि ये विभिन्न प्रशासनिक पद जो है, इन विभिन्न प्रशासनिक पदों के अपने अपने कार्य थे और उन कार्यों के माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था। परगने का शासन राज्यों के नीचे की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी। चौहानों, गोयलों और राठौड़ों के शिलालेखों से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में राज्य में सबसे छोटी इकाइयां होती थी, जिन्हें ग्राम, मंडल, दुर्ग आदि कहा जाता था। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामिक, मंडल का मंडलपति और दुर्ग का दुर्गाधिपति तथा तलारक्ष होता था। जब अकबर ने चित्तौड़, जोधपुर, नागौर, रणथंभौर आदि स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और संधि होने पर इन स्थानों को इनके राजाओं को लौटा दिया, तो इन भागों में प्रचलित परगनों का विभाजन कुछ हेरफेर के बाद वैसा ही बना रहा। रामपोल के शिलालेख में मांडलगढ़, फुलेरा, सिनावटा नामक मेवाड़ के कई परंपरागत बातों का उल्लेख है। 1615 ईस्वी की संधि के बाद मिलता है। महाराणा जगत सिंह और राज सिंह के कई दानपत्रों में राजनगर, पुटारिया, कनेरा, राशमी, सराड़ा, कपासन, बदनौर आदि परगनों के नाम मिलते हैं, जिसमें कई गांव शामिल है। मारवाड़ में भी शेरशाह के प्रभाव के अनंतर सिखों की इकाई पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। अकबर के समय में प्रचलित परगनों का विभाजन महाराजा उदय सिंह के कायम रखा और मारवाड़ को 6 परगनों में बांटा गया था। अजीत सिंह के समय में परगनों का भी विभाजन हुआ था। बाटी गोविंद राम दास ने मारवाड़ में परगना का शासन मुगल ढंग से स्थापित किया था। इस तरह से मुगलों का जो प्रभाव है वो परगनों के विभाजन पर देखने को मिलता है। राजस्थान के विभिन्न राज्यों में परगन अधिकारियों के विभिन्न नाम मिलते हैं। जोधपुर की हकीकत बइयों में हाकिम और फौजदार के पदों का उल्लेख आता है। शासकीय तथा न्याय संबंधी कार्यों के लिए हाकिम परगने का सर्वे सर्वा और सीधा महाराजा द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होता था और महाराजा ही इसे पदच्युत कर सकता था। इसकी नियुक्ति खासा रुक्के से होती थी, जिसको प्रधान अपने आदेश से जारी करता था। सैनिक निर्णयों से भी इसकी सम्मति महत्व रखती थी। परगने का दूसरा उच्च अधिकारी फौजदार होता था, जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। वह परगने की सीमा की सुरक्षा का प्रबंध रखता था। गुजार, अमीन, आमिल का राजस्व वसूल करने के संबंध में उसे सहायता करते थे। उनके नीचे कई थानों के थानेदार रहते थे, जो चोरों और शत्रुओं पर निगरानी रखा करते थे। कई बड़े बड़े परगनों में एक ओहदेदार भी होता था, जो हाकिम को प्रशासनिक सहायता करता था। इन अधिकारियों के सहयोग के लिए शिकदर, कानूनगो, खजांची आदि होते थे, जो वेतनिक और फसली अनाज के एवज में राज की सेवा किया करते थे। परगनों के अधिकारी समय समय पर अपने अधिकार क्षेत्र का दौरा भी किया करते थे, जिससे नीचे के सेवकों के काम का निरीक्षण भी हो जाया करता था। ग्रामवासियों की असुविधाएं या फरियाद दूर की जा सकती थी और उन्हें सुनने के लिए इस तरह की एक प्रशासनिक चेन जो थी वह विद्यमान थी, और ये प्रशासनिक चेन ही राज्यों का प्रबंध किया करती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि ये विभिन्न पदों के द्वारा, जो कि ये परंपरागत पदों के साथ में जब मुगल प्रभाव बढ़ता चला गया, तो मुगलों के प्रभाव के कारण कई ऐसे की जो पद हैं, उन पदों की प्रकृति में और बहुत से ऐसे नए पदों का सृजन भी हमें मध्यकालीन राजस्थान में देखने को मिलता है, कि जहाँ पर परंपरागत रूप से पहले के पूर्व पद थे और मुगलों के संपर्क में आने के बाद में किस तरह से उन पदों के अंदर, उन पदों के कार्य प्रकृति के अंदर जो है एक तरह का जो बदलाव है, वो बदलाव हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।